नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है और ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ क्या है। ओके, और ऑन ओम को हम डिफाइन करेंगे और हम रेसिस्टिविटी के प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि ये किसका प्रॉपर्टी होता है। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ईएमएफ क्या था? ईएमएफ था कोई भी लोड है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या था? ईएमएफ था। मतलब ईएमएफ का सोर्स भी देखा था, बैटरी, जनरेटर, मतलब जो वोल्टेज क्रिएट कर सके वो क्या कहलाता है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि चार्ज को क्या करता है, बार बार उस सर्किट में फ्लो कराने का काम करता है। इसके आगे हम आज बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो, ओम्स लॉ जो थे, जॉर्ज सिमन ओम्स जो थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्या देखा कि करंट कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है। तो करंट बढ़ाने के दो तरीके उन्होंने देखा। क्या कि जब वो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? अब आप बताओ, इसका यदि पहले 1 वोल्ट है, इसको मैं यदि 5 वोल्ट कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो ज़्यादा एनर्जी लेकर जाएगा। वो क्या जाएगा? ज़्यादा एनर्जी लेगा। दो तरीके से करंट बढ़ाया जा सकता है। या तो आप चार्ज की नंबर ऑफ चार्ज बढ़ा दो, या तो चार्ज की वेलोसिटी बढ़ा दो। चार्ज की वेलोसिटी बढ़ा दो, दोनों से करंट इंक्रीज करेगा। डैट मीन्स यहाँ से यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस यदि इंक्रीज होता है तो आपके चार्ज पार्टिकल क्या होंगे? यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जाएंगे, ज़्यादा चार्ज पार्टिकल जाएंगे। ओके, दैट्स वाई यहाँ से मान लो कि ये आई करंट यहाँ से फ्लो किया। ठीक है, आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इधर से आई करंट जा रहा है। अब उनने क्या देखा कि जब उनने यहाँ पे इसमें, और ये रेजिस्टेंस है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पे जितना इसका वोल्टेज होगा, जितना इसका बैटरी का वोल्ट होगा, उतना ही इसका क्या होगा? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यदि यहाँ पे, और उसके मेजरमेंट के लिए क्या जानते हैं हम कि उसके लिए मेजरमेंट के लिए होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे उन्होंने वोल्ट मीटर लगाया इस पे, जो कि वोल्टेज मेजर करके बताएगा, जो कि क्या बताएगा? वोल्टेज मेजर करके बताएगा इसके बीच में। ओके, और यहाँ पे लगाया क्या? अमीटर। ठीक है, अमीटर मतलब एम्पियर मीटर भी आप बोल सकते हो। एम्पियर करंट का यूनिट होता है, तो एम्पियर मीटर मतलब करंट को मेजर करेगा। जैसे इन्होंने ये सर्किट को कंप्लीट किया और यहाँ पे जब कैलकुलेशन करने बैठे, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है और क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ से वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज क्या होता है? मोर पावरफुल हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। और ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो क्या होगा? हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि यदि ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो ज़्यादा करंट डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मोर एनर्जेटिक चार्ज होकर और यहाँ से फिर वो जाता है, तो वो ज़्यादा करंट डेवलप करता है सर्किट में। उन्होंने ये रिलेशन बताया कि यदि आप वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्कस भी किया कि एक कम पावरफुल एनर्जी वाला बैटरी उस चार्ज को जो पुश करेगा उसकी, और एक ज़्यादा पावरफुल वाली जो बैटरी है वो चार्ज को पुश करेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। दैट्स वाई यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हो तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब यदि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, मतलब इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। और ये हमारा लोड है, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे हम करंट मेजर करना है। तो इसमें करंट का मेजरमेंट कैसे होगा? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे, ए और बी, और इधर से ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और ये यहाँ पे इसके बीच का वोल्टेज बताएगा और ये करंट बताएगा सर्किट में। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? I के। अब जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया तो इसका मतलब यदि आप, और यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई चीज़ को इंक्रीज करते हो तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। इन्वर्सली का मतलब कोई चीज़ बढ़ाते हो तो दूसरा घटता है।
ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है इसके सर्किट का ओम्स लॉ ने जो दिया, उसकी खासियत ये है कि यदि आप वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। बढ़ने का तो ऐसे भी हो सकता है कि यदि आपने वोल्टेज 2 टाइम्स बढ़ाया तो करंट 4 टाइम्स बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने टाइम आप वोल्टेज को बढ़ाते हो उतना ही टाइम क्या होता है, करंट भी इंक्रीज करता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो क्या देखो कैसे होता है, तो वोल्टेज यदि मैं लिखूँ V, आप जानते हो ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेकर आते हैं। कांस्टेंट क्यों लाते हैं ये समझो। V इक्वल टू मैंने I लिया और मैं अब यहाँ पे कुछ वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने V मान लो 8 ले लिया, ठीक है। करंट मैंने 2 ले लिया, V 8 लिया और करंट हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको V जो है वो हमने 16 लिया, ठीक है। तो ये हमने 4 लिया, ये हमने 32 लिया, तो ये हमने 8 लिया, ये हम 48 लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16, ऐसे हमने लिया। अब आप एक चीज़ क्या गौर कर रहे हैं यहाँ पे, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं कि अब बताइए ये 8 और 2 इक्वल कब हो सकता है, ये 8 और 2 कब इक्वल होगा। ये तो 8 हमने वोल्टेज लिया, आई हमने 2 करंट मतलब 2 हमने करंट लिया, आई लिया। इस तरह से ये 16 वोल्टेज, ये 4 करंट। अब आप बताइए एक बात कि इसको इक्वल होने के लिए इसमें कितना मल्टीपल करना पड़ेगा, हमें 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 4 का मल्टीपल करेंगे तभी तो ये 8 के बराबर होगा। इसमें हम कितना मल्टीपल करेंगे कि 16 हो जाए, तो हमें इसमें भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। इसमें हम कितना का मल्टीपल करें 32 हो जाए, इसमें भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। डेट मीन्स आपने क्या देखा कि हम जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे उसके हिसाब से करंट भी बढ़ रहा था, उसी रेशियो से बढ़ रहा था, क्योंकि आपने यहाँ पे 8 से डबल किया तो यहाँ से भी 2 से डबल हो गया 4, 16 से आपने डबल किया 32, तो ये भी डबल हो गया। तो इसके बीच में हुआ क्या कि ये जो फैक्टर लेकर आए हमने इसको बराबर करने के लिए, ये कांस्टेंट रह रहा है। ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि इधर 8 है तो इधर भी 8 करना होगा। तो इसके बीच में ये जो R आया था, ये जो यहाँ पे जो ये 4 आया है, यही यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा और इसको हम बोलेंगे R, ठीक है। ये हम कहेंगे R इसको, और इसका इसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसे हम बोलते हैं। तो आपने समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको आपको ध्यान रखना है। और क्यों आता है, क्योंकि देखो ये है, आप देखो करंट वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, वो कैसे पड़ता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यदि आपका मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है और उसमें आपने कोई छेड़खानी नहीं किया है उस मटेरियल के, ना तो शेप में, ना लेंथ में, ना एरिया में, तो आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। चलो ये हमने देखा। अब हम इसके ग्राफ पे आते हैं। अब मैं इसी को लेकर उन्होंने ये सर्किट बनाया और ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ ड्रॉ किया तो उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये हमने ले लेते हैं, इधर ले लो V और ये हमारा I ले लिए, ओके। तो यहाँ से जब आप R का फॉर्मूला लिखोगे तो R क्या होता है, R होता है V अपॉन I, ओके। एक हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल में हम इधर लेते हैं अब V, इधर लेते हैं I और इधर हम ले लेते हैं R का मतलब व्हाट इज दिस, V अपॉन I, ये ले लिया हमने। यदि हम ये 5 रखते हैं, वोल्टेज 5 रखते हैं तो ये 2 है। यदि हम ये 10 रखते हैं तो ये 4 है। यदि हम इसको ये ट्रिपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रिपल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको यदि हम 4 गुना करते हैं, 20 करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से उनने जब देखा कि हम डिफरेंट जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमें मिला। और जब इसको उन्होंने प्लॉट किया ग्राफ पे, तो जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो उन्हें ऐसा मिला ग्राफ। इधर हमने ये ले लेते हैं V, ये ले लेते हैं मैं I, ये इधर करंट और इधर वोल्टेज। तो जब 5 लिया तो 2 था, जब 10 लिया तो 4 था। तो जब ये इधर आप वोल्टेज 5 लो तो ये 2 मिलेगा, जब इधर से 10 लिया तो ये 4 मिलेगा, ये पॉइंट। फिर इधर से 15 लिया तो ये 6 मिल रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से जब ये सारे पॉइंट को मिलाया, तो जब सारे पॉइंट को मिलाया तो ये देखा क्या कि एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन रही थी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। सो और यहाँ पे देखो ये सब में क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, ये सब में आर जो होगा कांस्टेंट आएगा। वी अपॉन आई करो कितना आएगा, फर्स्ट के लिए क्या आएगा, फर्स्ट के लिए आएगा 5/2, सेकेंड के लिए क्या आएगा 10/4 करोगे तो ये भी क्या आएगा 5/2, 15/6 करेंगे तो ये भी क्या आएगा 5/2, 20/8 करेंगे तो भी आएगा 5/2। तो मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण ही क्या है हमारा ये जो ग्राफ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी आप इसको ये जैसे हमने वोल्टेज लिया, ये करंट लिया, इसका कहीं भी रेशियो आप लोगे तो ये बराबर बराबर आ रहा है। इस वजह से ये क्या है, ग्राफ क्या आ रहा है, बिल्कुल लीनियर आ रहा है। तो यदि आपको पूछा जाए कि जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, ओम्स लॉ जिन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया था वो कैसा था, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ठीक है। और V अपॉन आई के बीच में रिलेशन कैसा होता है, सॉरी, V और I के बीच में रिलेशन कैसा होता है, V एंड I हैव रिलेशन लीनियर, या आप लीनियर रिलेशन भी बोल सकते हैं। V एंड I के बीच में कैसा रिलेशन होता है, लीनियर होता है। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या है, I R, एक बढ़ा रहे हैं दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। बट ये जो ग्राफ कांस्टेंट है, ये ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, ये एजम्पशंस है। आप इसको डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे कि ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है आगे जाके, बट हम यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे जब 10th लेवल में आप साइंस पढ़ रहे हो, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है कि ये याद रखिएगा कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि V और I के बीच में कैसा होता है, तो लीनियर रिलेशन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? चलिए, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। अब हम आते हैं किस पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सो रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस का मतलब आप क्या समझते हो, हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है अवरोध, मतलब रुकावट, रास्ते में रुकावट डालना। तो रास्ते में रुकावट यहाँ कौन डालेगा, आप इसको, इस रेजिस्टेंस को इस तरह से समझो कि आप एक रास्ता में जा रहे हो और आपका रास्ता बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली खाली सा रास्ता है, कोई भी नहीं है, आपको खाली सा रास्ता दिख रहा है, तो आप कैसे गाड़ी चलाओगे, तेज़ चलाओगे, 100 के स्पीड पे चलाओगे। और यही यदि आपको डर ऐसा है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, आगे होगा, तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लोगे, क्योंकि टक्कर होने का चांस ज़्यादा है। ओके, तो रेजिस्टेंस भी ऐसा ही करता है। रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में अवरोध आना। तो अब रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, फिर करंट में भी, करंट की स्पीड में भी क्या आएगा, उसमें भी डिक्रीज होगा। मतलब ये क्या करता है, करंट की स्पीड को डिक्रीज करता है। सो रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एटम। अब देखो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस किसके कारण आया, आप रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस वो आपके लिए हुआ। लेकिन मटेरियल में रेजिस्टेंस कौन करेगा, और ये क्यों करता है रेजिस्टेंस, ये आप समझो। रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया है कि हर एक मटेरियल क्या होता है, अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या है उसमें प्रोटॉन है। मतलब न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टाइटली बाउंड करके रखते हैं, इजीली उसको छोड़ते नहीं है इलेक्ट्रॉन को। बट मेटल के केस में क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कुछ उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री पाए जाते हैं। सो डेट्स वाई हमारे मेटल में करंट डेवलप कराना थोड़ा ईजी होता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं होता है कि वो अपने एटम को ईजिली छोड़ देते हैं, वो फिर भी वो अपने तरफ क्या करते हैं, वो अपने तरफ खींच के रखते हैं। क्योंकि कोई भी मटेरियल यही चाहेगा, मटेरियल के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होता है उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं। अब वो दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते हैं तो अब वो उसको ज़बरदस्ती आप तोड़वा रहे हो, किसके कारण, ईएमएफ देकर आप उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो ताकि उस पर जाकर फोर्स अप्लाई करे। ओके, सो इसी कारण है कि वो नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती करते हो तो क्या करेगा, थोड़ा तो रेजिस्टेंस रखेगा ही। सो
रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि, और वो कारण क्या है रेजिस्टेंस का, क्योंकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इजीली छोड़ना नहीं चाहता है, अपनी तरफ बॉन्ड खींच के रखता है, बॉन्डिंग जो बनाते हैं उसके कारण फिर क्या करता है, चलने में प्रॉब्लम करता है, तो फिर करंट में भी प्रॉब्लम आएगा। सो रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम। आप यहाँ पे एटम ऐड कर लीजिए, कोलिजन ऑफ, कोलिजन बिटवीन एटम आप लिखिए, कोलिजन बिटवीन एटम। और रेजिस्टेंस हमारे लिए ये ज़रूरी भी था, रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम हमें पता है, जितने भी लोड होते हैं जैसे फ़ैन है ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ से करंट तेज़ी से जा रहा है, जैसे देखो यहाँ से करंट, ये एक मेटल, ये कॉपर वायर है, हमारे पास कॉपर है, कॉपर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, हमने उसको यूज कर लिया। अब ये कॉपर वायर में तो इजीली करंट ट्रेवल कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो ये मान लो ये फ़ैन है, ये क्या है, फ़ैन है। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे पैदा करेगा, मतलब वो जैसे ही फ़ैन के अंदर जाएगा तो जितनी इसकी स्पीड इस वायर में थी उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं वहाँ पे डालता तो करंट तो अपनी ही एनर्जी लेकर चला जाता, इसलिए उसको रोकना ज़रूरी है। इसलिए उससे, जैसे आप ये समझो कि अब यदि आप, मैं यहाँ पे से कोई पत्थर फेंक रहा हूँ, या कोई ऐसे मानो कि कोई बंदा दौड़े हुए आ रहा है, कोई बंदा बहुत तेज़ी से दौड़े हुए आ रहा है और आपको उसे रोकना है, आपको रोकना है, तो क्या उसके एनर्जी को आप लेना चाहते हो, इसका मतलब उस पर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जितनी एनर्जी से दौड़ के आ रहा है वो एनर्जी आप में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, फिर आप धक्का महसूस करोगे। और यदि आपने उसे नहीं रोका तो वो क्या होगा, वो सेम एनर्जी लेकर निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर उससे क्या हमें मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो निकल भी गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। सेम यही चीज़ यहाँ होता है, यदि वो करंट, इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम स्पीड से निकल जाएंगे तो आप उससे वर्क नहीं ले पाओगे, आप उससे वर्क नहीं ले पाओगे, तो इसलिए बीच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रोको। ऐसा मटेरियल लगाना पड़ता है जो रेजिस्टेंस को क्या करे, रोके। जैसे आयरन, आयरन में क्या होता है, अब मैं आगे बताऊंगा एलॉय और मेटल, अब यहीं बता देता हूँ। देखो एलॉय का जो होता है वैसे तो मतलब जो, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजीली होने दे तो वो गुड कंडक्टर होगा, और जो नहीं होने दे वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। तो यदि मैं रबर का बात करूँ, रबर या ग्लास की बात करूँ, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रेसिस्टिविटी अभी पढ़ाएंगे तब। अब रेजिस्टेंस का मतलब आपने बस अभी इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में अवरोध कर डालना, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम आते हैं कि रेजिस्टेंस को काउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो रेजिस्टेंस को ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस को मटेरियल को छू के हम पता कर सकते हैं या वेट करके हम पता कर सकते हैं, उसको वेट किया और उससे पता कर सकते हैं कि उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, नहीं। रेजिस्टेंस को पता करना पड़ेगा हमें किसके थ्रू, इस फॉर्मूला से V/I के थ्रू हमें पता करना होगा। V/I मतलब यदि आपको किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस पता करना है तो उसके बीच में आप वोल्ट मीटर लगाओ, वोल्टेज नापो, और उस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, इधर कितना करंट जा रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। समझ में आया? तो यहाँ से देखो I इक्वल टू क्या आता है, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, I इक्वल टू V/R। सो डेट्स वाई यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हो कि देखो रजिस्टेंस, देखो आपने मान लो कि आपके पास 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है। अब क्या चेंज हो सकता है, क्या हम आई को फर्दर चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब यदि आई, एक तो हम देखा कि यदि वोल्टेज चेंज करते हो तो आई चेंज होगा। अब मान लो कि हमारे घर में वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा है, हमारे घर में वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा है। अब आप करंट किसके थ्रू चेंज कर सकते हो, अब आप करंट किसके थ्रू चेंज कर सकते हो, तो आप रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसके कारण भी करंट में क्या होगा, इफेक्ट होगा। यही कारण है ना कि एक एसी क्या होता है, एक एसी ज़्यादा एक एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू फैन, ठीक है। और जैसे चार्जर है, अब वोल्ट तो उतना ही आ रहा है, हमारे जो प्लग में जो करंट आ रही है, ये जो मेन ट्रांसफार्मर से, उसमें तो उतना ही आ रहा है, सबके लिए उतना ही आ रहा है। बट चार्जर क्या होगा, चार्जर क्या करता है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके कारण करंट हमें कम चाहिए, करंट हमें कम चाहिए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे।
समझ में आया। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है करंट कम होगा, क्योंकि आप यदि रास्ते में ज़्यादा अवरोध करोगे तो करंट का जो वेलोसिटी होगा वो कम रहेगा। ओके, सो दैट्स बाय आप रेजिस्टेंस को घटा बढ़ाकर भी करंट पे इफेक्ट आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको रिलेशन समझना बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अब रेजिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया। रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आप कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस यहाँ पता करना है, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो इसका पाथ ऐसे ऐसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखो अब इधर ऐसे हमने सिर्फ वायर बनाया, एक वायर बनाया सिंपल वायर, तो इसमें ट्रेवल करना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ईजी होगा। हमने यहाँ पे जिगजैग पाथ इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या करता है, जैसे यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन तो एटम एटम में कोलिजन होता है वहाँ पे। सो दैट्स वाई हम ये मानते हैं कि जैसे हमें एक प्लेन रोड पे चलना इजी होता है जिगजैग के कारण, मतलब जिगजैग के कंपेयर में। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने जिगजैग से बनाया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, याद रखिएगा इसका साइन ऐसा होता है। वैसे मैंने साइन जो है सर्किट डायग्राम में मैंने बताया पिछले क्लास में। सो अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या है। सो प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब किस पे डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक बोलिए और रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी बोलिए, बात सेम है। तो एक तो एल पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे, ये समझिए आप। लेंथ पे ऐसा डिपेंड करता है कि मान लो कि ये एक वायर लिया हमने, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ 1 मीटर है। ठीक है, और इसको मैंने करंट यहाँ से कनेक्ट किया, और अब बताइए आप कि यहाँ से जा रहा है करंट, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका वोल्टेज और करंट इसमें कितना आ रहा है। ओके, अब लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, ये 1 मीटर था, अब हमने इसको, अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा बट हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। हमने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करके हमने इसको 2 मीटर बना दिया। हमने इसको 2 मीटर बना दिया। अब बताइए आप, पहले ये 1 मीटर था यहाँ तक, तो जब यहाँ पे था तो इसमें कुछ और इतना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें एटम्स होंगे इसमें, जो क्या कर रहा होगा, करंट को ये अपोज कर रहा होगा, करंट के स्पीड को अपोज कर रहा होगा। अब आप बताइए लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, लेंथ बढ़ाने से मान लो यहाँ पे पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स थे। अब जब लेंथ बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी कुछ मॉलिक्यूल्स एटम्स आ जाएंगे, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। तो 100 क्या हो गया, 200 हो गया ना। अब 100 200 हो गया, तो इसका मतलब अब मॉलिक्यूल्स एटम ज़्यादा हो गए, तो वो ज़्यादा करंट को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, मतलब ज़्यादा अपोज करेगा। तो दैट्स वाई रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यही आप सोचो ना कि इस लेंथ को यदि पकड़ के हम बड़ा करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, जितना बड़ा लेंथ करोगे उसमें उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो लेंथ पे डिपेंड कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो अपोजिशन ज़्यादा होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली है। कैसे है, देखो मैं लिया एक, फिर से एक वायर लिया हमने, ओके, इसकी समथिंग एरिया कुछ है। अब मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब यह भी यहाँ था एरिया था, अब मैंने इसको बढ़ा दिया, एरिया को, इस एरिया को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इतना एरिया इसका हमने बढ़ा दिया। पहले ये इतना एरिया था, अब हमने इसको बढ़ा दिया। तो अब बताइए कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले ऐसे थे यहाँ पे, अब मैंने इसकी एरिया बढ़ा दिया, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को इतना सा रास्ता में जाना पड़ रहा था, इतना सा रास्ता में, अब उसको रास्ता इतना मिल गया, तो अब वो ज़्यादा ईजिली जाएगा। ठीक, एक पहले आप बिल्कुल जैसे गली में आप जब गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, देख कर चलाते हो कि कहीं कोई आसपास इधर से आ ना जाए, क्योंकि वो रास्ता छोटा है। जैसे ही हाईवे पे जाते हो वहाँ चौड़ी रास्ते मिलते हैं, आप दे एक्सलेटर दिया और उड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा, उसको रास्ता ज़्यादा मिलेगा, एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करेगा। सो दैट्स वाई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि इसको एरिया ज़्यादा मिल गया, अब वो उसको अपोज करने वाला कम है, सो दैट्स वाई ये एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है आर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये आपको ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। ये नेचर ऑफ मटेरियल होता है कि हर एक मटेरियल का जो नेचर होता है, कैसा मटेरियल है वो
नाइक्रोम है कि टंगस्टन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो इससे हम क्या हमने यहाँ से क्या देख सकते हैं, जो हमारे काम की बात पे आते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/A के। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए R जो होगा इक्वल होगा किसके, L/A। अब L/A तो ये समथिंग वैल्यू है। अब इसके बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल होगा रो से, क्या होगा, इसे हम रो पढ़ते हैं, RHO रो, ठीक है, रो इसे पढ़ते हैं। और इस रो को हम नया नाम देते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी कैसे डिफाइन होगा बताइए। तो रेसिस्टिविटी डिफाइन होता है यदि आप इफ़ आपने कोई रेजिस्टेंस लिया, मान लो रेजिस्टेंस हमने लिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने चूज कर लिया, और यदि हम उसके लेंथ को L कर देते हैं, 1 कर देते हैं, लेंथ को L को 1 कर देते हैं और एरिया को भी 1 कर देते हैं, कोई भी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके जितने भी जो भी फॉर्मूले मारे हैं उसको यूनिट कर दो, फिर उस यूनिट लेंथ या यूनिट एरिया पे क्या होता है, जो आपको डेफिनेशन मिलता है वही उसका क्या होता है, डिफाइन किया जाता है उसी पे। तो यहाँ पे हमने रो को डिफाइन करना है, तो देखते हैं क्या होता है कि L को हमने 1 किया, एरिया को 1 किया, तो हमने यहाँ पे पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो इंटू L/1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब R और रो क्या हो गया, बराबर हो गया, R और रो बराबर हो गया। समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस है वो डिफाइन होता है कितने पे, जो रेसिस्टिविटी आप डिफाइन करोगे इसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, RESISTIVITY रेसिस्टिविटी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सो रेसिस्टिविटी डिफाइन किस पे होता है, यूनिट लेंथ पे, यूनिट एरिया पे जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। इसको आपको डेफिनेशन को क्लियर करना है कि, या इसको एक और नाम टर्म दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक, और इसको और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो यदि आपको पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताइए, तो आप बोलिएगा कि रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द व्हेन कैलकुलेट यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब यदि रेजिस्टेंस को यूनिट एरिया या यूनिट लेंथ पे कैलकुलेट किया जाए तो जो आपको रेजिस्टेंस मिलता है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। मतलब यदि मैं ये एक मटेरियल लेता हूँ, इसकी यूनिट एरिया है और इसकी यूनिट लेंथ है, यदि हम इसको यूनिट एरिया पे, यूनिट लेंथ पे यदि हम जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा उसे हम इस मटेरियल का क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। इसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी। समझ में आया। तो रेसिस्टिविटी क्या हुआ कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे जो डिफाइन होता है, जो रेजिस्टेंस डिफाइन होता है उसे हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। दैट मीन्स रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लेकिन वो प्रॉपर्टी मटेरियल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन ये जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट मटेरियल पे। रेजिस्टेंस जो है वो तो सभी मटेरियल में होगा क्योंकि सभी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बंधे होते हैं। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल के, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो। जैसे यदि मैं बोलूँ कि यदि कोई यूनिट लेंथ का और यूनिट एरिया का कोई ये कंडक्टर है और आप इसकी यदि मैं लेंथ या एरिया बढ़ा दूं तो क्या रेसिस्टिविटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा या घटेगा? नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेसिस्टिविटी डिफाइन ही किया गया है किस पे, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे। अब इसकी लेंथ आप बढ़ा दो चाहे घटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी काउंट ही होता है, कैलकुलेट ही होता है किस पे, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पे। हाँ, यदि आप मटेरियल अलग अलग चेंज करोगे तो आपको रेसिस्टिविटी अलग अलग मिलेगा। यदि आपने आयरन लिया तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि यदि आपने आयरन लिया तो उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, ठीक है।
रेसिस्टिविटी कम होगी। एलॉय लोगे तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल 10 की पावर -8 होता है मेटल का, 10 की पावर -6 होता है एलॉय का। और यदि हम ग्लास की बात करें, रबर की बात करें, तो ये सब इंसुलेटर है, तो इसकी रेसिस्टिविटी और ज़्यादा होगा, इसकी रेसिस्टिविटी और ज़्यादा होगा। तो उसकी रेसिस्टिविटी 10 की पावर 17, 16 ऐसे होता है इसकी रेसिस्टिविटी। तो आप देख सकते हो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो बहुत ज़्यादा होता है। ग्लास या रबर जो भी इंसुलेटर होता है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। और यही कारण है क्या कि जो एलॉय होते हैं, एलॉय किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे आपका आयरन है, हीटर है, वहाँ पे एलॉय लिया जाता है। जैसे बल्ब है, टंगस्टन होता है, टंगस्टन क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। उसमें उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो कंपेयर टू अदर कंडक्टर उससे ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो ज़्यादा अवरोध करता है। जहाँ भी आपको हीट प्रोड्यूस करना है ना, वहाँ पे हाई रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल यूज किया जाता है। और कॉपर और जो एल्युमिनियम होता है उसको हम क्या करते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करंट को जो ट्रेवल कराना होता है, तो हम उसको वहाँ पे कॉपर या एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन या जो अवरोध होता है वो कम होता है, सो डेट्स वाई इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर सकता है। तो इसलिए हम इससे करंट, ये जो एल्युमिनियम या कॉपर का वायर है उससे हम दूर तक करंट ले जा सकते हैं, वो हीटअप नहीं करेगा। जितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगा हीट उतना ही जनरेट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो डेट वाई हमने क्या पढ़ा कि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करता है। ये मैं चार्ट आपको दे दूंगा लास्ट वीडियो में कि किसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, ओके। अब एक जो हमने बात वहाँ पे भूल गया था, ओम्स लॉ जो है, वो ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने पढ़ा है। वो ध्यान रखिएगा कि जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है वो यही है कि जो हमने पढ़ा है कि ये लीनियर रिलेशन होता है, वो यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी वो वैलिड होता है। यदि अदरवाइज वो आपका टेम्परेचर वेरिएबल है तो आपका जो ओम्स लॉ है वो वहाँ पे फॉलो नहीं करता है। ये इसका एक लिमिटेशन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमने डिफाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ यूनिट पे। अब हम रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आर का फॉर्मूला आपने जानते हो क्या होता है, V अपॉन आई। और V होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। और I क्या होता है, एम्पियर। तो हम इसको वोल्ट एम्पियर बोलते हैं। अब वोल्ट एम्पियर लिखना बार बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस जो है बार बार यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन में। तो हम इसे नाम दिए किसके ऑनर में, जो इसका एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हीं के नाम पे हमने ओम रखा, ठीक है, ओम। और इसका सिंबल हम डालते हैं इस तरह से इसे हम सिंबल इसको रखते हैं ओम, ठीक। यदि अब आपको 1 ओम डिफाइन किया जाए, कि बताए कि पूछा जाए कि आपको बताइए 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन कीजिए, तो 1 ओम रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्मूला में 1 ये पुट करो। अभी हमने बोला किसी को भी डिफाइन करने के लिए उसकी जो फॉर्मूला है उसमें यूनिट वैल्यू पुट कर दो। तो यदि आपका वोल्टेज 1 यूनिट है, करंट 1 यूनिट है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 ओम आएगा। तो मतलब कि किसी भी सर्किट में यूनिट वोल्ट पे जो यूनिट करंट डेवलप होता है, तो वो उस वहाँ डिफाइन होता है क्या, R इक्वल टू रेजिस्टेंस। वहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है यूनिट वोल्ट पे, यूनिट करंट पे। तो ये डिफाइन होता है 1 ओम, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब रेसिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। और आप इसको फॉर्मूला में पुट करके निकाल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो आई थिंक आज मैंने सारे डिफाइन कर लिया, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, 1 ओम कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ जितने भी हमें अभी तक पढ़े हैं उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमने एक भी नहीं किया है। और इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।